थैंक यू। थैंक यू। श्री मिथिलेश कुमार जी। वाह भाई वाह। माननीय उपसभापति महोदय, आपने हमें भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर पाकर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये विधेयक हमारे देश की समुद्री अर्थव्यवस्था, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में 11,000 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और 12 प्रमुख बंदरगाहों तथा 200 से अधिक लघु एवं मध्यम बंदरगाहों वाला राष्ट्र है। यह विधेयक देश को ब्लू इकोनॉमी का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महोदय, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए खुद को निर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को देश का आधार बताया है। किसी भी देश के बंदरगाह उस देश के विकास तथा देश की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और उसका प्रबंधन अगर सही तरीके से न किया जाए तो आए दिन नई समस्या पैदा होती रहती है। मान्यवर, बंदरगाहों को सुरक्षित संचालन में भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 भारत के लिए विशेष कारगर साबित होगा। महोदय, प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग वित्त वर्ष 2024 और 25 में 855 मिलियन टन के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू गई है, जो वित्त वर्ष 2014-15 के 581 मिलियन टन से 47% अधिक है। जो जहाज कभी लगभग 4 दिन रुकते थे, अब डिजिटलीकरण होने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के कारण केवल 45 घंटे में वापस आ जाते हैं, जो 48.65% की वृद्धि है। मान्यवर, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक CPPI और में अब 9 भारतीय बंदरगाहों को स्थान मिला है, जिनके लिए विशाखापत्तनम 19वें और मुद्रा 27वें स्थान पर है। हमारे बंदरगाह एक पुराने कानून 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम द्वारा शासित हैं, जो एक औपनिवेशिक अवशेष हैं, जिसके प्रावधान पुराने पड़ चुके हैं और आज के गतिशील और डिजिटल समुद्री परिस्थिति तंत्र के लिए सीमित प्राथमिकता रखता है। 1950 में केवल 21 मिलियन टन से भारत के प्रमुख बंदरगाह अब रिकॉर्ड 855 मिलियन टन का भार संभालते हैं, एक 28 गुना बड़ी छलांग जिसने देश के समुद्री मानचित्र को नया रूप दिया है। पिछले दशक में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में 87% की वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान है जो मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ। बंदरगाह प्राधिकरण का आधुनिकीकरण, सभी प्रमुख बंदरगाहों को आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और स्वचालित प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नंबर 2, निजी भागीदारी एवं निवेश, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बंदरगाहों का विकास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नंबर 3, पर्यावरण संतुलन, बंदरगाह विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित ऊर्जा, तटीय पारिस्थितिकी और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक निगरानी तंत्र, कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये विधेयक भारतीय बंदरगाहों को सिंगापुर, दुबई और शंघाई जैसे वैश्विक हब के बराबर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगा। ये बिल देश के पोर्ट सेक्टर को आधुनिक बनाने, कोऑर्डिनेटेड तरीके से विकसित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य सदियों पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 को नया रूप देना, भारत के विशाल बंदरगाह नेटवर्क के भीतर एकीकृत विकास, उन्नत विनियमन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस विधेयक में प्रमुख और गैर प्रमुख दोनों बंदरगाहों की अधिक स्वायत्तता और संरक्षित विकास सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। महोदय, इस बिल में गैर आपराधिक दंड 23 से घटाकर 15 कर दिए गए हैं, लेकिन जुर्माने में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
जुर्माने की राशि 10,000 से 2 लाख रुपए तक है, जिसमें कारावास भी हो सकता है। अपराध के आधार पर कारावास के प्रावधान 6 महीने तक के हैं। बंदरगाह पर बढ़ते यातायात अब कड़े सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता के कारण अपराधों का विस्तार हुआ है। अपराधों में शुल्क का भुगतान न करना, बंदरगाह संचालन में बाधा डालना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षा उल्लंघन, बंदरगाह तक अधिकृत अनधिकृत पहुंच और सीमा शुल्क एवं आबजन प्रक्रियाओं का पालन न करना शामिल है। ये विधेयक एमएसडीसी को एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है, जिसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय मंत्री बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जी करेंगे। एमएसडीसी अपनी सलाहकार भूमिका बरकरार रखेगा, लेकिन इसकी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, योजना और दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर बाध्यकारी होंगे। इससे निवेशकों और व्यापक बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पूर्वानुमान स्थिरता सुनिश्चित होगी। ये विधेयक एसएमबी को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जिससे गैर प्रमुख बंदरगाहों पर उनका अधिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है। ये विधेयक राज्य समुद्री बोर्डों और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों को बंदरगाह शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देता है। इस विधेयक में स्वामित्व एवं सुरक्षा में परिवर्तन किया गया है। किसी बंदरगाह के स्वामित्व या निरीक्षण में किसी भी परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। केंद्र सरकार किसी भी बंदरगाह को 10 वर्षों तक निष्क्रिय करने या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण निष्क्रिय घोषित कर सकती है। इस विधेयक में मेगा बंदरगाहों का वर्गीकरण किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के परामर्श से नए बंदरगाहों का सौंदर्यीकरण वर्गीकरण करेगी। मेगा बंदरगाहों की अवधारणा शुरू की गई है। वर्गीकरण के मानदंड केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किए जाएंगे। मान्यवर, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 का उद्देश्य 12 प्रमुख बंदरगाहों और राज्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत 217 असूचित गैर प्रमुख बंदरगाहों के साथ एक एकीकृत, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायी समुद्री ढांचा तैयार करना है। संरचित विकास सुनिश्चित करके, निवेश को बढ़ावा देकर और पर्यावरण एवं सुरक्षा मानदंडों को बढ़ाकर ये विधेयक भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे राज्य के भीतर गैर प्रमुख बंदरगाहों, रियायतग्राहियों, उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक विवाद समाधान समिति डीआरसी का गठन करें। डीआरसी के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। दीवानी अदालतों को डीआरसी को सौंपे गए मामलों से प्रतिबंधित किया गया है। राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा किए गए समझौते या प्राधिकरण डीआरसी के अलावा मध्यस्थता या वैकल्पिक विवाद तंत्र प्रदान कर सकते हैं। इस विधेयक में किसी प्रमुख बंदरगाह के लिए शुल्क निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नंबर 1, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का बोर्ड या कंपनी के रूप में पंजीकृत बंदरगाह का निदेशक मंडल। गैर प्रमुख बंदरगाहों के लिए राज्य समुद्री बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत रियायतग्राही शुल्क निर्धारित होगा। इस विधेयक में अधिनियम संरक्षक को प्रत्येक बंदरगाह या बंदरगाहों के समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक बंदरगाह अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करता है। विधेयक में कहा गया है कि अन्य सभी बंदरगाह अधिकारी संरक्षक के अधीनस्थ होंगे। अन्य बंदरगाह अधिकारियों में एक बंदरगाह मास्टर और एक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल है। इस विधेयक में सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम उन कार्यों के लिए दंड का प्रावधान करता है जो सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, जैसा कि बोआ को घायल करना, अग्नियास्त्रों का इस्तेमाल करना और समाज पर ज्वलनशील पदार्थों को डालना। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से न केवल देश के व्यापारिक ढांचे को गति मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, उस अभियान को भी बल मिलेगा। समुद्री व्यापार में दक्षता बढ़ेगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और भारत विश्व के सप्लाई चेन में एक मजबूत कड़ी बनेगा। अतः मैं सदन के
आपके सदन के माध्यम से एक मांग भी करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी जब महाकुंभ का मेला हुआ था प्रयागराज में, तो तमाम लोग जहाज के माध्यम से वहां से गंगा जी का जल ला करके काशी विश्वनाथ में चढ़ाते थे, जल को चढ़ाते थे। मान्यवर, मैं बताऊं आपको, कभी मौका मिले तो काशी विश्वनाथ जाइएगा, और जब गंगा माँ की आरती होती है तो सामने माननीय मंत्री जी के द्वारा सैकड़ों वहां जहाज खड़े होते, अद्भुत दृश्य शाम को देखने लायक होता है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपनी नजर उत्तर प्रदेश में जहाजरानी विभाग में बढ़ाने, थैंक यू, बलिया तक बढ़ाने का प्रयास करें। ये कुशीनगर की विशेष मांग है। थैंक यू। मता मैं सदन के आगे करता हूं कि हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें, ताकि भारत में आने वाले वर्षों में वैश्विक समुद्री महाशक्ति बन सके। इसलिए माननीय मंत्री जी जो सदन में अधिनियम लाए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। ऑनरेबल श्री प्रफुल्ल पटेल